तो यार मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। और डिफिकल्ट लगने के पीछे कई बार रीजन ये होता है कि बच्चे इस टॉपिक को बेसिक्स और फाउंडेशन से समझने की बजाय सिर्फ फॉर्मूले और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जो एग्जाम्पल्स हमें क्लासरूम में बताए जाते हैं उस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो हम बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नया टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम अटक जाते हैं, क्योंकि हमारे फंडे ही हिले हुए। और ट्रस्ट मी, ये चैप्टर बहुत आसान होता है अगर तुम्हें केमिस्ट्री के थोड़े से बेसिक्स आते हो और क्लास 5th और 6th में पढ़ाया जाने वाला यूनिटरी मेथड अगर तुम्हें आता है तो ये चैप्टर इतना आसान होता है कि इसका कोई भी न्यूमेरिकल तुम बड़े ही आसानी से कर लोगे। और आज के वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उसी तरह से पढ़ने वाले हैं, एकदम फंडामेंटल्स के साथ। तो अगर तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के खत्म होते होते मोल कॉन्सेप्ट मेरी गारंटी है तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, डेमोन्स्ट्रेशन को सुनना है और अपने कान, आंख और दिमाग सब खोल के रखने हैं। तो यार फटाफट बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभात और आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। अब यार मोल कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले छोटी सी बात बता दूं यार, ये ना दरअसल में इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ बेसिक्स के बारे में फर्स्ट लेक्चर में भी बात करी हुई है, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज का वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन आपको एडवाइस मैं यही करूंगा कि दरअसल में आप इस चैप्टर को पूरा लाइन से देखो। अगर आप इस टॉपिक पर कमांड करना चाहते हो तो यहां आई बटन पर मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब के सर्च बार में डालो वेदांत मंटेर्स क्लास 11th मोल कॉन्सेप्ट, आपको मोल कॉन्सेप्ट की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से इसे बड़े आसानी से देख सकते हो। और जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर देखा है उन्हें पता है थोड़ा बहुत मोल के बारे में हम लोगों ने इस फर्स्ट लेक्चर में बात करी है। आज उसे डिटेल में समझेंगे, अच्छे से अपने दिमाग में वो सारी बातें बैठा लेंगे। तो मोल के बारे में अगर मैं आपको बात बताना चाहूं तो सिंपल सी डेफिनेशन में आप ये बोल सकते हो कि मोल ना दरअसल में हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए बनाया है, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की एक यूनिट है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अमाउंट को मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत, ऑलरेडी हमारे पास अमाउंट को मेजर करने के लिए तो केजी यूनिट प्रेजेंट है, या फिर ग्राम, मिलीग्राम, इस तरह की यूनिट्स प्रेजेंट है, तो हमें एक और यूनिट की क्या जरूरत पड़ी। तो एक्चुअल में नोटिस करना, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अमाउंट को हम लोग दो तरीके से मेजर करते हैं। एक बार किसी सब्सटेंस का अमाउंट मास में मेजर करा जाता है, और कई बार हम नंबर्स में मेजर करते हैं। जैसे अगर आप कभी सब्जी मंडी गए हो तो आप सब्जी वाले भैया से जब आलू मांगते हो तो आप ये कहते हो कि भैया हमें 1 केजी या 2 केजी आलू दे दो। लेकिन वहीं अगर आप किसी सब्जी मंडी जाते हो और बनाना वाले भैया के पास जाते हो जो फल बेच रहे हैं, उनसे अगर आप बनाना, एप्पल्स या फिर मैंगोज लेते हो तो बहुत सारी सिटीज में ये फलों के जो प्राइस होते हैं ये उनके नंबर पे डिपेंड करते हैं कि 1 डजन बनाना 60 रुपीज के हैं, या 1 डजन एप्पल्स 200 रुपीज के हैं, 1 डजन मैंगोज 200 रुपीज के हैं। तो नोटिस करना यहां पर भी हमने दोनों एग्जाम्पल में अमाउंट को ट्रीट करा है, बट दो अलग अलग तरीकों से। जहां पर आलू या फिर क्या नाम है, टमाटर या प्याज हम लोग केजी में मेजर करते हैं, उसी तरह से हम लोग अमाउंट को नंबर में भी मेजर कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, जैसे बनाना को या फिर एप्पल्स को या फिर मैंगोज को। तो अमाउंट को मेजर करने के लिए हमारे पास प्रैक्टिकली दो तरीके हैं, हम कन्वीनियंस के हिसाब से उसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने कन्वीनियंस वर्ड इस्तेमाल करा है, और ये अगर तुम समझ गए तो मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आने लगेगा। कन्वीनियंस क्यों, नोटिस करना कई जगह पर जो बनाना है अगर हम वो केजी में परचेस करने लगे तो हो सकता है 1 केजी में आपको बनाना 20 से काट के देना पड़े, और ऐसा अगर आपने करा तो हो सकता है जो आधा बनाना है वो काफी देर तक बिके ही ना और वो खराब हो जाए। इसी तरह से एप्पल के साथ भी हो सकता है, मैंगो के साथ भी हो सकता है। तो कई बार वहां पे कन्वीनियंट होता है कि उस चीज को जो दिखने में बिल्कुल शेप साइज में एक जैसी है, क्यों ना हम काउंटिंग में बेचें, ताकि हमारे अमाउंट का नुकसान ना हो, चीजों का नुकसान ना हो। हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम उन्हें नंबर में बेचते हैं। लेकिन आलू या इन सब चीजों के साथ ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत आलू अगर ज्यादा आ भी जाए तो आपके सब्जी वाले भैया आपको एक्स्ट्रा आलू दे भी देते हैं 1 किलो से ऊपर, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम चीजों को अमाउंट में कई बार नंबर में मेजर करते हैं और कई बार हम लोग मास में मेजर करते हैं। अब इस पूरी कहानी का साला मोल से लेना देना क्या है? तो दरअसल में मोल जो अमाउंट को मेजर करने की यूनिट है वो दरअसल में चीजों को ना काउंटिंग में मेजर करती है, यानी वो अमाउंट को नंबर्स में मेजर करती है कि कोई चीज हमारे पास कितने नंबर्स में अवेलेबल है। जैसे कोई भी चीज 1 डजन में हमेशा 12 क्वांटिटी होती है, ऐसे ही कोई भी चीज अगर 1 मोल है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास उसके एवोगैड्रो नंबर की बराबर क्वांटिटी होती है। ये क्या होता है एवोगैड्रो नंबर? तो एक्चुअल में ये नंबर होता है 6.02 × 10⁻23। मैंने डेसिमल की 2 प्लेसेस तक ये लिया है
3 प्लेसेस तक भी आप लेना चाहो तो ले लो, मोस्टली ये आपको वैल्यू 3 प्लेसेस तक अगर लेनी होती है एग्जाम में गिवन होती है, अदरवाइज आप 6.023 3 प्लेसेस तक ले सकते हो, इंटू 10 टू द पावर 23 करके रख सकते हो, या कई लोग 6.022 भी लेते हैं। अगर आप डेसिमल की 2 प्लेस तक भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर आप ये बात समझ गए हो तो आपको मोल समझना बड़े आराम से आएगा कि यार मोल ना दरअसल में एक ऐसी यूनिट है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मेजर करती है। जैसे मैंने आपको बताया, यही मैं आपको फिर कुछ बातें लिख कर भी दे देता हूं ताकि आपके दिमाग में एक कंपैरिजन का आइडिया है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास 1 डजन मैंगोज हैं तो बेसिकली में हमारे पास 12 मैंगोज होते हैं। ये बात तो हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली जो मोल है, एक तरह से आप कह सकते हो वो केमिस्ट्री का ना डजन है। नॉर्मली डजन हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और मोल हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने दुनिया को यह बताया कि आपके पास 1 मोल मैंगो है, तो बेसिकली में आप दुनिया को यह बताते हो कि आपके पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मैंगोज है। अब नॉर्मली हम लोग मोल का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में क्यों नहीं करते हैं? आप कभी सब्जी वाले भैया से जाकर ये नहीं कहते हो या फल वाले भैया से जाकर ये नहीं कहते हो कि भैया 1 मोल ना मेरे को बनाना दे दो या 1 मोल मेरे को एप्पल दे दो। मेरे भाई ऐसा इसलिए आप नहीं कहते हो क्योंकि ये जो नंबर आप देख रहे हो ना 1 मोल से एसोसिएटेड जो नंबर है, यानी जितनी क्वांटिटी को 1 मोल रिप्रेजेंट करता है वो क्वांटिटी बहुत बड़ी है। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 है। अगर मैं आपके लिए इस नंबर को पूरा लिखना चाहूं साइंटिफिक नोटेशन से हटाकर, तो ये नंबर कुछ ऐसे आएगा 6.02 और आगे वाली डिजिट्स में राउंड ऑफ कर रहा हूं। और अगर मुझे पूरा नंबर लिखना है तो मुझे इसके आगे 21 जीरो लगाने पड़ेंगे। मतलब इस तरह से 3-3 जीरो के ग्रुप मुझे 7 बार लिखने पड़ेंगे, तब जाकर ये पूरा नंबर बनेगा 1 मोल के बराबर। तो आप समझ सकते हो कि मेरे बच्चे 1 मोल में ना कोई भी चीज की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये दरअसल में इतना बड़ा नंबर है कि पूरे वर्ल्ड में एट अ टाइम इतने मैंगोज अवेलेबल हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम डेली लाइफ में दरअसल में मोल का इस्तेमाल नहीं करते। तो 2 बातें समझना, मोल एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मोल जो यूनिट है वो हमेशा इसी बड़े नंबर के साथ एसोसिएटेड होती है। जब भी आप जिस तरह से 1 डजन में किसी भी चीज के 12 क्वांटिटी को इमेजिन करते हो, ऐसे ही आपको 1 मोल में किसी भी चीज के 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स को इमेजिन करना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले यार 1 मोल पेंसिल में कितनी पेंसिल होती हैं, तो ये हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, इतनी पेंसिल होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे राउंड टू हेल का एक वो जोक है ना कि ग्रेविटी ये तो होती ही नहीं है, ऐसे ही 1 मोल पेंसिल जैसी कोई चीज नहीं होती। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ऐसा होता तो हमारे पास कितनी पेंसिल्स होती? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पेंसिल्स होती। तो जिस तरह से डजन में आप 12 क्वांटिटी इमेजिन कर पाते हो, ऐसे ही 1 मोल में आपको इतनी क्वांटिटी अपने दिमाग में अच्छे से इमेजिन करनी है। और ये बात अगर समझ में आई है तो आपको मोल बहुत ही इजीली समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या रिलेशन होता है इसके बारे में। लेकिन उससे पहले 1-2 एग्जांपल्स मैं मोल के बारे में आपको और बताना चाहूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें ये पता चल गया 1 मोल हमेशा ना एवोगाड्रो नंबर के साथ एसोसिएटेड होता है। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग हमेशा बराबर होगा उस चीज के 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स के साथ। याद रखना, इस नंबर को अपन किस नाम से भी जानते हैं? इस नंबर को अपन एवोगाड्रोस नंबर के नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि ये नंबर केमिस्ट्री में बहुत बार रिपीट होता है, तो कोई भी नंबर बहुत बार रिपीट होता है और इतना बड़ा नंबर है तो उसे बार बार लिखना हमारे लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो हमने ना इस नंबर को एक सिंबल दे रखा है, हम इसे n कैपिटल A से डिनोट कर सकते हैं या फिर n नॉट से डिनोट कर सकते हैं। याद रखना, आप n के साथ सबस्क्रिप्ट में स्मॉल a नहीं लगा सकते। ये एवोगाड्रो नंबर का सिंबल नहीं है, सोडियम एलिमेंट का सिंबल है। मैंने अक्सर बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है, आपको मैंने बता दिया ये गलती मत करना। और 1 मोल में इतनी यूनिट होने की वजह से कोई भी चीज आपको 1 मोल दी जाए तो आप इतनी ही यूनिट उसकी इमेजिन करोगे। अब प्रैक्टिकल जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं वो तो 1 मोल में काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम जब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब के साथ डील करते हैं तो ये दरअसल में इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। ये मेरे हाथ में पानी की बोतल है जो यहां तक पानी से भरी हुई है, और इस पानी का जो मास है रफली 360 ग्राम के आसपास होगा। पर अगर इस पानी का मास 360 ग्राम है, जिसे मैं अपने हाथ में बड़े आराम से पकड़ ले रहा हूं, ये पानी की बोतल में बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे,
और लेट मी टेल यू, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो एवोगाड्रो नंबर मैंने लिखा है, इससे भी 10 गुना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इतने पानी के अंदर ये कंटेन करता है। तो मोल जो टर्म है ना, वो चीजों को काउंट करने में ज्यादा कन्वीनियंटली हम इस्तेमाल करेंगे केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री में जब आप एटम मॉलिक्यूल के साथ डील करते हो, आप इतने छोटे पार्टिकल के साथ डील कर रहे हो कि आप नोटिस करो इतनी जरा सी चीज में इस एवोगाड्रो नंबर से भी 10 गुना ज्यादा पार्टिकल आ रहे हैं इसके अंदर, या 20 गुना ज्यादा पार्टिकल आ रहे हैं इसके अंदर। तो इसीलिए हम केमिस्ट्री में इसको ज्यादा डील करते हैं और नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर हमारे पास 1 मोल वाटर के पार्टिकल्स हैं तो बेसिकली में हमारे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 वाटर के पार्टिकल्स है। और वाटर हमें पता है मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है। ऐसे अगर हमारे पास 1 मोल आयरन एटम्स है, तो 1 मोल अगर आयरन एटम्स हमारे पास हैं तो बेसिकली में हमारे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आयरन एटम्स अवेलेबल है। इस तरह से आपको मोल को हमेशा इस नंबर के साथ एसोसिएट करना है। और इमेजिन करो अगर हमारे पास लोहे की कीली है, जैसे कि दिस, ये, तो ये लोहे की कीली दरअसल में लोहे आयरन के बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है। और एक्चुअल में अगर हमारे पास ऐसे 1 मोल आयरन का अमाउंट अवेलेबल है तो हमारे पास कितने आयरन के एटम्स होंगे? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और अगर आप 1 सेकेंड में ये एटम 100 बार भी काउंट करो तो भी इतने एटम काउंट करने में कई हजारों साल लग जाने वाले हैं। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, इस बात की ग्रेविटी को समझो। तो मैं 2 बातें तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया मोल एक बहुत बड़ा नंबर है और मोल हमेशा चीजों को अमाउंट में नंबर वाइज काउंट करता है, उसके अमाउंट को नंबर में काउंट करने में हमारी हेल्प करता है। तो अगर किसी भी चीज के मोल हमें पता है तो बेसिकली हमें उसका नंबर ऑफ थिंग्स पता है कि वो हमारे पास कितने हैं। और जैसे मैंने कहा था, अगर आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पता है और यूनिटरी मेथड पता है तो ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा। और नोटिस करो यूनिटरी मेथड यहां कहां काम आएगा। अरे यार, तुम्हें 1 मोल ऑफ किसी भी चीज में उसके नंबर ऑफ पार्टिकल अगर पता चल गए तो कितने भी मोल में पूछे जाए, मान लो x कोई नंबर ले लिया हमने, x कोई रियल नंबर है, अब ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, क्या नाम है, इररेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x कोई रियल नंबर है। तो अगर मान लो x मोल हमारे पास कोई भी चीज, आयरन एटम, वाटर मॉलिक्यूल, एनीथिंग, तो अगर हमारे पास x मोल आयरन एटम है तो हमारे पास, क्योंकि 1 मोल में इतने आयरन एटम होते हैं, तो x मोल में x इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 आयरन एटम्स होंगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, प्योर डेसिमल में आ रही है, कैसे आ रही है, आपको सीधे इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि यार 0.5 मोल्स आयरन एटम में कितने आयरन होते हैं, तो आप इस नंबर को, एवोगाड्रो नंबर को बस 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ये नंबर 1 से बड़ा आ रहा है, ये नंबर 1 से छोटा आ रहा है। यूनिटी मेथड ये बोलता है 1 मोल की अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन पता है तो कितने भी मोल की पूछी जाए, बस तुम उस एवोगाड्रो नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हें एग्जैक्टली उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। दैट्स ऑल। यूनिटरी मेथड पता है, ये कॉन्सेप्ट पता है, ट्रस्ट मी, मोल कॉन्सेप्ट बड़े आराम से आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता बस आपको 2 चीजें चाहिए, यूनिटरी मेथड और केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। और मैंने ये जो लगभग कितना टाइम ले लिया, 13 मिनट 14 मिनट, ये इसीलिए मैंने लिया है ताकि तुम्हें ना इसका कोर समझ में आ जाए। और जाहिर सी बात है, तुमने 2x पे ही देखा होगा तो 6 मिनट ही गए होंगे, 7 मिनट ही गए होंगे तुम्हारे। इस 7 मिनट में, थाला फॉर अ रीजन मिनट में, तुमने डेफिनेटली मेरे भाई आराम से ये कोर कॉन्सेप्ट अगर अपने दिमाग में बिठा लिया है, अपने दिमाग में इसके आइडियाज को इंप्लांट कर लिया है, तो अब तुम्हें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट अब आगे थोड़े बहुत और केमिस्ट्री के उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं जो तुम्हें इस पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा बहुत ही इजीली। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के मोल का उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसे मैं डेमोंस्ट्रेशन से तुम्हें बताता हूं और आई एम प्रीटी मच श्योर इतना तुम्हारा मैथमेटिकल टेम्परामेंट है कि तुम आराम से डेमोंस्ट्रेशन से आइडिया समझ जाओगे। इतने तो तुम दिमाग वाले हो, इतनी तो सारी जनता दिमाग वाली है। ठीक है, दिमाग वाली नहीं है तो फिर भाई क्या करा जाए। और डेफिनेटली अगर तुम आए हो ये वीडियो देखने तो दिमाग वाले तो हो गई होगे यार। ठीक है, क्योंकि कोई एरा गहरा नत्थू खैरा तो यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने अलग से नहीं आएगा। तो मोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस से क्या लेने देना होता है, लेट मी टेल यू। देखो, जब कभी भी हम किसी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं
जैसे कि वाटर का हम सबको केमिकल फॉर्मूला पता है, H2O होता है। तो ये फॉर्मूला दरअसल में हमें बहुत सारी ना वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सिर्फ ये फॉर्मूला हमें ये बता देता है कि अगर हमारे पास वाटर का 1 मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। तो अगर हमारे पास वाटर का 1 मॉलिक्यूल है जो कि कुछ ऐसा दिखता है कि इसमें एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम बिल्कुल मिक्की माउस के चेहरे की तरह कनेक्टेड होते हैं, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो दरअसल में यहां पर हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 हाइड्रोजन एटम है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे और एक ऑक्सीजन एटम है। बाकी आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा है, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि यार दुनिया में कोई भी वाटर बनाएगा तो हर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा। इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है? इस बात की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हर बार वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम एक ही ऑक्सीजन एटम मिलने वाला है तो अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर n टाइम्स कर दूंगा तो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के नंबर भी n टाइम्स हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में अगर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है तो खुद इस सवाल का जवाब देना, अगर हमारे पास 12 मॉलिक्यूल वाटर के हो गए तो 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम और कितने ऑक्सीजन एटम होंगे क्या? और सब सिर्फ एक बात समझना, सिर्फ आंसर नहीं देना है, अपने दिमाग में इन एटम्स को बढ़ते हुए भी देखना है, इमेजिन करना है थोड़ा सा अपने दिमाग में। तो आप इमेजिन कर पा रहे होगे यार ये ऐसे 12 एटम्स अगर मैं लेके आया और हर एटम में 12 मॉलिक्यूल अगर वाटर के मैं ले आया और हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है तो हमारे पास टोटल यहां पे 24 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे और 12 ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। अब मैंने यही नंबर क्यों पिक करा, क्योंकि आप समझ सकते हो अगर मेरे पास 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम है तो मैं सेम इंफॉर्मेशन को ये भी लिख सकता हूं, मेरे पास 1 डजन हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स है। मैंने क्या बोल दिया, हाइड्रोजन एटम बोल दिया शायद गलत। तो अगर मेरे पास 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे पास 1 डजन वाटर मॉलिक्यूल्स है। और अगर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में मेरे पास 24 हाइड्रोजन एटम थे तो डजन में अगर मैं काउंट करूं तो डजन कितने आ रहे हैं, 2 डजन हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं। और ऑक्सीजन एटम्स कितने आ रहे हैं, 1 डजन आ रहे हैं। अब यहीं से हमारी चीज हो जाती है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग। नोटिस करना, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है और उसमें मैंने एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करा 12 से, तो इनकी क्वांटिटी भी 12 से बढ़ गई। और 12 को अगर मैंने एक नई यूनिट बोल दिया 1 डजन, तो ये सारी चीजें वापस से 2 और 1 के रेशियो में डजन के अंदर आ गई। जिस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम थे, एक ऑक्सीजन एटम था, बिल्कुल ऐसे ही एक डजन वाटर मॉलिक्यूल में 2 डजन हाइड्रोजन एटम है और 1 डजन ऑक्सीजन एटम है। तो नोटिस करना यहां पे बस एक्स्ट्रा डजन आ गया है लेकिन नंबर यही वाले यहां पर भी रिपीट हो रहे। और अगर ये बात समझ में आई है तो बस इसी बेसिक केमिस्ट्री, इसी बेसिक सी मैथ को हम अगर मोल तक एंटिसिपेट कर दें तो क्या होगा। नोटिस करना, 1 डजन वाटर मॉलिक्यूल में उतने ही डजन ऑक्सीजन एटम है जितने 1 मॉलिक्यूल में उतने ही डजन ऑक्सीजन एटम है जितने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम थे। 1 डजन ऑफ वाटर में उतने ही डजन हाइड्रोजन एटम है जितने 1 मॉलिक्यूल में थे। तो यानी ये नंबर हमें यही रखना है, बस यूनिट जो बदल रही है डजन या मोल, हम उसमें इन्हीं नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं सेम यूनिट के साथ। तो अगर मेरे पास 1 मोल वाटर आ गया तो इसमें मेरे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर होगा वो अपने आप हो जाएगा 2 मोल हाइड्रोजन एटम और 1 मोल ऑक्सीजन एटम। आई बात समझ में? आई बात? दिमाग चमका? कैसे हुआ? वही सिंपल सी मैथ और सिंपल सी केमिस्ट्री, बेसिक मैथ बेसिक केमिस्ट्री का आइडिया। यार मैथ ने बोला कि अगर हमने वाटर को 12 गुना करा या 12 यूनिट्स इसकी बढ़ाई तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी 12 यूनिट से बढ़ेगा। पर इसी 12 यूनिट्स को अगर मैं नई यूनिट 1 डजन बोल दे रहा हूं तो अपने आप इनको भी डजन में निकालने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नंबर मुझे पुराने वाले ही मिल जाएंगे, बस यूनिट डजन में आ जाएगी। तो ऐसे अगर मान लो मैं मोल ले आऊं, अच्छा ये काम सिर्फ तभी करेगा जब हमें नंबर्स में यूनिट दे रखी हो, इतनी तो मैथ हमें पकड़ में आएगी। तो 1 मोल ऑफ वाटर दे रखा है तो हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो उस कंपाउंड के 1 मोल यूनिट के अंदर कौन से एटम्स कितने मोल होंगे ये उसके फॉर्मूले में आने वाले उन एटम्स के नंबर से पता चल जाएगा।
जैसे हाइड्रोजन वाटर में 2 बार आया था, ऑक्सीजन 1 बार आया था, तो 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन एटम हो गए, 1 मोल ऑक्सीजन एटम हो गया। इससे फायदा क्या मिला? इससे हमें वाटर के मोल्स का उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल के साथ रिलेशन मिल गया। और यूनिटरी मेथड कहता है कि दो चीजें अगर आपस में अमाउंट वाइज कनेक्टेड हैं, तो हमें अगर उनका रिलेशन मिल गया तो किसी भी एक का क्वांटिटी पता हो तो दूसरी की क्वांटिटी हम निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें फॉर्मूले से ही पता चल रहा है वाटर के कि 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो 1 मोल वाटर में अगर 2 मोल हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो अगर मैं पूछूं 1.5 मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो यूनिटरी मेथड कहता है 1 मोल की वैल्यू पता है, 1.5 की निकालनी है, तो तुम बस इस नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। और मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि ये बेसिक मैथ सारी जनता को पता होगी। मान लो प्योर डेसिमल नंबर ले लिया, अरे प्योर डेसिमल छोड़ो, तुमने 10 टू द पावर -7 ले लिया कि 10 टू द पावर -7 मोल हमारे पास वाटर है, तो बताओ कितने मोल हाइड्रोजन एटम है। तो भी इस नंबर को यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग इस 2 मोल को 10 टू द पावर -7 से मल्टीप्लाई करोगे, इतने मोल हाइड्रोजन एटम आएंगे। तो नोटिस करना, दरअसल में ये जो आइडिया है कि किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का अगर तुम्हें बस केमिकल फॉर्मूला पता है, तो उसके फॉर्मूले को देख के उस पूरी यूनिट के 1 मोल का उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स के मोल के साथ तुम रिलेशन निकाल सकते हो। और अगर ये रिलेशन पता चल गया तो यूनिटी मेथड लगाकर तुमसे न्यूमेरिकल में जो भी पूछा जाए तुम निकाल लोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें बस यूनिटरी मेथड और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करना आना चाहिए। अगर तुमने इनको आपस में मिला जुला के समझ लिया तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं भाई। अब जैसे मेरी जनता, सब लोगों को यार ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, बायो वाली जनता को तो बहुत अच्छे से पता होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। अब एक बात बताओ, आज के बाद से ना, ऐसे विद्या रानी की कसम खा लो बिना फिंगर्स क्रॉस करे, कि आज के बाद से कभी भी केमिस्ट्री में अगर तुम्हें किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला भर पता चल जाए, तो तुम उस कंपाउंड के पूरे मोल के साथ, उस कंपाउंड के मोल के साथ, यानी उस कंपाउंड के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसके साथ, तुम इसके अंदर प्रेजेंट एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेशन बना सकते हो। और क्या वो रिलेशन तुम मुझे यहां पर बना के दिखा पाओगे? अब देखो, वाटर के लिए ना इस तरह का डायग्राम सोच पाना बहुत ईजी था, और हमने आराम से इस तरह का रिलेशन वाटर के साथ समझ लिया था। अब बार बार ऐसा डायग्राम हम बनाएंगे नहीं, बस हमें पता चल गया है कि यार ये ना मैथ से रिलेटेड होता है फॉर्मूला, तो हम सीधे मैथ के साथ इसको एसोसिएट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग ग्लूकोज के बारे में क्या बता सकते हैं उसके फॉर्मूले से, कि अगर मेरे पास 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का अवेलेबल है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसके बारे में हम क्या क्या बातें बता सकते हैं? उसके बारे में हम ये बात बता सकते हैं कि मेरे भाई यहां पर कार्बन का नंबर अगर 6 लिखा है, तो एक काम करते हैं, मॉलिक्यूल को छोड़ो, 1 मॉलिक्यूल में तो अपने को पता है 6 एटम कार्बन के होंगे, 12 एटम हाइड्रोजन के और 6 एटम ऑक्सीजन के। मोल में बात करते हैं सीधे। तो अगर हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज है, तो हमारे पास अगर कार्बन का नंबर यहां 6 लिखा है, तो उसका मतलब हमारे पास 6 मोल कार्बन एटम्स होंगे। हाइड्रोजन का नंबर अगर 12 लिखा है, तो हमारे पास 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और ऑक्सीजन 6 बार लिखा है, तो हमारे पास 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो नोटिस करना, सिर्फ इस केमिकल फॉर्मूले से ग्लूकोज के मोल्स, यानी मोल क्या है याद रखना, मोल हमें उस चीज के नंबर ऑफ यूनिट्स बताता है। तो ग्लूकोज की 1 मोल यूनिट्स में, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर यूनिट्स के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज की हर यूनिट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होगी, तो ग्लूकोज की 1 मोल यूनिट्स के अंदर 6 मोल एटम्स के बराबर कार्बन होगा, 12 मोल के बराबर हाइड्रोजन एटम्स होंगे और 6 मोल के बराबर ऑक्सीजन एटम होंगे। तो ये केमिकल फॉर्मूला हमें सब्सटेंस के मोल और उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स के मोल का रिलेशन देता है। अब इस रिलेशन से फायदा क्या? इस रिलेशन से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया इस तरह का एक सवाल छोटा सा, कि दरअसल में अगर मुझे लेट्स से 72 मोल कार्बन एटम चाहिए, तो उसके लिए कितने मोल मेरे को ग्लूकोज लगेगा? 12 मोल कार्बन एटम्स में 12 मोल कार्बन एटम्स कितने मोल ग्लूकोज में होगा? जाहिर सी बात है, ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन एटम्स होंगे। तो 72 मोल कार्बन एटम्स कितने मोल ग्लूकोज में प्रेजेंट होगा? तो ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, तो मैं मेरे भाई कैसे निकालूं? आओ निकालते हैं।
अब यहीं पर बस यूनिटरी मेथड का एक छोटा सा आइडिया मैं तुम्हें और बताना चाहूंगा। देखो इसमें बस वही केमिस्ट्री के बेसिक और यूनिटरी मेथड के बेसिक लगेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखो क्या लगेगा बेसिक। केमिस्ट्री में तो बस ये वाली बात लगेगी यार, केमिस्ट्री के बेसिक्स में ये वाली बात लगेगी, हाँ भाई कार्बन एटम्स ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन एटम के मोल का ग्लूकोज के मोल से कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसे पीछे वाटर के मोल्स का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स के साथ रिलेशन था, तो ऐसे कार्बन का भी ग्लूकोज के साथ रिलेशन होगा ऑब्वियसली। अब इसमें यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा, जो हमें कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा। यूनिटरी मेथड का एक रूल है कि आपको ना अगर दो क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन यूनिटरी मेथड से सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले उन दोनों के अमाउंट का कोई स्टैंडर्ड रिलेशन हमें पता होना चाहिए। अगर हमें कार्बन एटम के मोल और ग्लूकोज के मोल्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो यूनिटरी मेथड कहता है कि पहले आपको एक स्टैंडर्ड रिलेशन पता होना चाहिए कार्बन एटम्स और ग्लूकोज के मोल्स के बीच में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे भाई तुमसे मैं एक ऐसा सवाल पूछूं कि यार क्या नाम है 20 एप्पल कितने रुपए के आते, तो ये बात बताना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ही नहीं बताया कि यार एप्पल के नंबर्स और एप्पल के रुपए पैसों में कितना रिलेशन है, क्या रिलेशन है। मैंने बस ऐसे पूछ लिया 20 एप्पल बताओ भाई कितने रुपए के आते हैं, तो अगर किसी के शहर में 100 रुपए का चल रहा होगा रेट 10 एप्पल का, तो कह देगा 200 रुपए के आएंगे। किसी के में कहीं चला होगा, किसी में कुछ और चला होगा, वो रैंडम आंसर करेंगे। और ये रैंडम आंसर क्यों आप कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें एग्जैक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं बताई है कि नंबर ऑफ एप्पल्स का उसके प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर मैं रिलेशन दे दूं तो यूनिटरी मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने अगर आपको बोल दिया कि यार अच्छा अब जो बात मैं बोल रहा हूं उसका इससे क्या रिलेशन है, अभी आप कनेक्ट करोगे। सुनना, अगर मैंने आपको इतने छोटे से रिलेशन दे दिया कि यार 5 एप्पल ना 50 रुपीज के आते हैं, तो बताओ कि यार वो 20 एप्पल कितने रुपीज के होंगे, तो अब यूनिटरी मेथड आप लगा दोगे। यार एप्पल के नंबर का उसके पैसों के साथ अगर रिलेशन है, तो 5 एप्पल अगर 50 रुपीज के हैं, तो यूनिटरी मेथड कहता है कि पहले 1 एप्पल का प्राइस निकाल लो। तो 1 एप्पल का प्राइस 5 एप्पल का प्राइस अगर 50 है, तो 1 एप्पल का उससे कम होगा। कम वैल्यू लाने के लिए हमेशा हम डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करा 10 रुपीज आंसर आ गया। तो अगर हमें 1 एप्पल का प्राइस पता चल गया, तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 20 एप्पल का प्राइस अगर निकालना है, तो इस वैल्यू को आप 20 से बस मल्टीप्लाई कर दो, 200 रुपए विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है ना। लेकिन नोटिस करना, जब तक मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, तब तक 20 एप्पल कितने रुपए के हम नहीं निकाल पा रहे थे। वही बात यहां पर कनेक्ट होगी कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज और नंबर ऑफ उसके अंदर जो मोल ऑफ कार्बन एटम है, इनको सॉल्व करना है, तो पहले मेरे पास इस तरह का एक स्टैंडर्ड रिलेशन होना चाहिए। और केमिस्ट्री का रोल है ये तुम्हें स्टैंडर्ड रिलेशन देना उन दो सब्सटेंसेस की क्वांटिटी के बीच में, जिनके मोल, मास, अलान, पलान, डिकान, धमाका के बीच में तुम्हें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। बस इतनी केमिस्ट्री लगेगी, बाकी सारी मैथ लगेगी। इतनी सी कला है, बाकी सब विज्ञान है मेरे भाई। तो आओ निकालते हैं। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड रिलेशन ढूंढना होगा ग्लूकोज के मोल और कार्बन के मोल में, और वो रिलेशन इस फॉर्मूले से ही निकल आएगा। बल्कि यहां पर हमने लिखा भी है कि यार 6 मोल कार्बन एटम के लिए हमें 1 मोल ग्लूकोज चाहिए। ये हमें स्टैंडर्ड रिलेशन पता है, दुनिया में सब जगह ये काम करेगा। तुम चाहे गैलेक्सी के बाहर चले जाओ या किसी और प्लैनेट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, तुम कहीं भी जाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री का लॉ ऑफ क्या नाम है डेफिनेट प्रोपोर्शन हर जगह काम करता है, तो ये रिलेशन हर जगह काम करेगा। और अगर ये रिलेशन हर जगह काम करेगा मेरे भाई, तो हम कार्बन के मोल्स और ग्लूकोज के मोल्स का रिलेशन बना सकते हैं। और यूनिटरी मेथड में बस यहीं पे अब अगली चीज आती है कि यार हमें ये तो पता चल गया स्टैंडर्ड रिलेशन यहां से बनेगा, पर जिस भी चीज की हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे यहां पर मोल ऑफ ग्लूकोज हमें निकालने हैं, तो स्टैंडर्ड रिलेशन लिखते टाइम हमेशा उसको राइट में लिखना होगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और जिसकी हेल्प से निकालनी है वो लेफ्ट में। हमें कार्बन एटम के मोल पता है और ग्लूकोज के मोल निकालने हैं, तो स्टैंडर्ड रिलेशन भी में हम कार्बन को लेफ्ट में लिखेंगे और ग्लूकोज को राइट में। तो हम स्टैंडर्ड रिलेशन ग्लूकोज के फॉर्मूले से देखकर लिख देंगे कि मेरे भाई 6 मोल अगर हमारे पास कार्बन एटम है, तो इसे बनाने के लिए ये पूरा 1 मोल ग्लूकोज लगेगा। अब देखो इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए मैंने पूरी राम कहानी समझाई, क्योंकि मैंने तुम्हें वो सारा ज्ञान दे दिया है, वो सारे बेसिक आइडिया दे दिए हैं जो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स तुम्हें समझने में, उसके फाउंडेशन को समझने में तुम्हारी हेल्प करेंगे कि साला यहां पीछे हो क्या रहा है मेरे भाई। तो अब 6 मोल कार्बन एटम में 1 मोल ग्लूकोज है, अपने को तो 72 मोल में निकालना है। तो यूनिटरी मेथड कहता है 6 मोल की इंफॉर्मेशन पता है, तो पहले 1 मोल की निकाल लो। तो 6 मोल से 1 मोल की तरफ अगर जाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे, और अब नंबर ऑफ मोल्स कम आने वाले, तो कम वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 6 मोल कार्बन एटम में अगर 1 मोल ग्लूकोज है, तो 1 मोल कार्बन एटम में 1/6 मोल ग्लूकोज होगा मेरे भाई अपने पास।
पर क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ये अपना आंसर नहीं है। ठीक है, अपने को तो किस में निकालना है मेरे भाई? 72 मोल में। तो अब बस आगे कैलकुलेशन कर दो। 1 मोल की वैल्यू पता है, 70 मोल की निकालनी है। तो 70 मोल कार्बन एटम्स में ग्लूकोज का नंबर निकालने के लिए 1/6 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 72 को। 1 की वैल्यू पता है 72 की निकालनी है, तो बस जस्ट आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। आ गया? आया आया आया, कितने आ गए? 12 छंग 72, 12 मोल आ गए। यानी 72 मोल कार्बन एटम में 12 मोल ग्लूकोज के होंगे। जब हमारे पास 12 मोल ग्लूकोज की यूनिट प्रेजेंट होंगी, एक मोल में जरा सोचो एवोगाड्रो नंबर के बराबर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमारे पास ऐसे जब 12 मोल ग्लूकोज आएंगे तब उसके अंदर 72 मोल कार्बन एटम होंगे। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने कार्बन एटम्स होते हैं, इतने मोल्स ग्लूकोज होता है, क्योंकि ये जो एटम्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये डेफिनेटली प्रेजेंट होते हैं। बल्कि सर्दियों में अगर आप ग्लूकॉन डी पीते होगे लगातार, तो इतने मोल ग्लूकोज शायद आपकी पूरी फैमिली पी जाती होगी। आप तो नहीं अकेले पी पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा इसका, कुछ केजी में आएगा। ठीक है, तो लगभग आप पूरी गर्मी अगर इसको पीते हो तो डेफिनेटली आपकी पूरी फैमिली मिलाकर इतने मोल शायद ग्लूकोज पी जाती होगी। बात करते हैं, अगर हमें मोल पता चल गया तो क्या हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं ग्लूकोज के? यस ऑब्वियसली यार, 1 मोल में कोई भी चीज कितना होती है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो 1 मोल ग्लूकोज में अगर एवोगाड्रो नंबर के बराबर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 12 मोल में इसका 12 टाइम्स हो जाएंगे। तो नोटिस करो ना, बस आप जरा सी केमिस्ट्री, जरा सा यूनिटरी मेथड, दोनों को अगर मिला दो तो मोल कॉन्सेप्ट का किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस पहले प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझना होगा और उसमें यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करना है वो समझना होगा। और यूनिटरी मेथड के लिए मैं फिर से तुम्हें बता दूं, क्या बात अपने दिमाग में रखनी है कि मेरे भाई यूनिटरी मेथड में जिन दो क्वांटिटी को आपको सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल में आपको एक क्वांटिटी दे रखी होगी, दूसरी आपसे पूछी जाएगी। तो हमेशा दी गई क्वांटिटी का स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन लेफ्ट में लिखना है और निकाले जाने वाली का राइट में। और ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन तुम्हें केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में कोई नहीं देगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिलेशन केमिस्ट्री के बेसिक से रूल से आता है कि अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला पता है, चाहे कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता हो, आयंस का फॉर्मूला पता हो, उसके एक मोल में या उसके एक मॉलिक्यूल में वो चीज कितने नंबर ऑफ एटम में प्रेजेंट है, वो सीधे आप रिलेट कर सकते हो इन नंबर्स को देखकर। ठीक है, अच्छा, इन नंबर्स को यहाँ पर इनकी कह सकते हो स्टोइकियोमेट्री भी बोल सकते हो, हालांकि ये थोड़ा फैंसी वर्ड है, आगे आएगा तब की तब देखेंगे, आज मैं इसको इंटरेक्ट नहीं करूंगा इसके साथ। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है कैसे इसको रिलेट करना है। ठीक है, तो आप फटाफट देखते हैं कितना हमें समझ में आ गया, जल्दी क्विक क्वेश्चन करके। तो हमसे कह रहे हैं कि ये जो इथेन है, ये गैस होती है जिसको हम लोग दरअसल में कई बार वेल्डिंग वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के सिलेंडर्स में आती है इथेन गैस, इसका फॉर्मूला होता है C2H6। तो हमें दे रखा है कि हमारे पास ना 2 मोल इथेन गैस है, तो अब हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि इसमें कार्बन के एटम्स के मोल्स बताने हैं, हाइड्रोजन के एटम्स के मोल बताने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन बताने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने हैं। तो कैसे बताएंगे? आओ करते हैं, इजी है। कैसे करेंगे? पहले कलर चेंज कर लेता हूं यार, बार बार व्हाइट से लिखूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो देखो, हमें इथेन के मोल्स गिवन है, और अगर हमें इथेन के मोल्स गिवन है तो स्टैंडर्ड टर्म लिखते टाइम यूनिटरी मेथड में हम इथेन को लेफ्ट में लिखेंगे और कार्बन एटम निकालने हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन को राइट में। बट ये स्टैंडर्ड जो हम रिलेशन है ये बनाएंगे कैसे? जैसे ग्लूकोज के लिए यहां पर ये स्टैंडर्ड रिलेशन हमने पहले बनाया था, तब हमने आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। ऐसे यहां पर हमें मोल ऑफ इथेन और कार्बन एटम के बीच में ये स्टैंडर्ड रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन बनेगा कैसे? तो समझदार बच्चे समझ गए हैं कि भैया ये स्टैंडर्ड रिलेशन ना सिर्फ इथेन के फॉर्मूले से बन जाएगा कि इथेन का फॉर्मूला अगर C2H6 है, तो जब भी मेरे पास 1 मोल इथेन होगा तो उसमें 2 मोल कार्बन एटम आएगा। अब क्योंकि हमें कार्बन एटम का नंबर निकालना है और इथेन के मोल दिए, तो यूनिटरी मेथड में स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते टाइम इथेन को लेफ्ट में लिखेंगे, तो अपन ऐसे लिखेंगे कि 1 मोल इथेन हमारे पास अगर है तो उसमें हमारे पास दरअसल में 2 मोल कार्बन एटम होंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन आ गया इस केमिकल फॉर्मूले को देख के। और कितने हम लकी हैं कि सीधे 1 मोल की ही इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है कि 1 मोल इथेन में 2 मोल कार्बन एटम होते हैं, तो हम सीधे 2 मोल इथेन में कार्बन एटम निकाल सकते हैं। 1 मोल इथेन में अगर 2 मोल कार्बन एटम है तो 2 मोल में निकालने के लिए इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा आराम से समझना, क्योंकि बहुत जल्दी दिमाग के वायर फ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आंसर नंबर 2 में अगर हमें मोल ऑफ हाइड्रोजन इसकी हेल्प से निकालने, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन का हमें हाइड्रोजन के साथ पहले स्टैंडर्ड रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ हाइड्रोजन के साथ स्टैंडर्ड रिलेशन निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला कह रहा है कि 1 मोल इथेन अगर हमारे पास है
तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, और अगर 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास अवेलेबल होंगे तो 2 मोल के इथेन के अंदर कितने मोल हाइड्रोजन एटम होंगे? 6 इंटू 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल होंगे। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स। एक काम करता हूं, प्रॉपर्ली लिख देता हूं, 12 मोल हाइड्रोजन, अरे यार क्या हो गया, 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स। आ रही है बात समझ में? इजी 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 सीन, इजी सीन। ये आपको आइडिया समझना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। आ जाओ भाई आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। इस आंसर नंबर 2 के बाद कहानी को कहां लेके जाए? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन निकालने। अभी ये क्या सवाल हुआ? अरे बिल्कुल वाजिब सवाल हुआ भाई। यार नंबर ऑफ मोल्स को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट तो कर सकते हैं, यही तो मोल की डेफिनेशन है। तो इसीलिए उन्होंने आपको इथेन के मोल दिए, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे। ये बिल्कुल वही वाली बात होगी जैसे आपको अगर आपको बोला गया कि यार 2 डजन इथेन अगर दिया है तो बताओ उसमें कितने इथेन के मॉलिक्यूल होंगे। अब ये दिमाग तुरंत कैलकुलेट कर लेते, अच्छा 24 होंगे, 24 होंगे। अबे यार ये 24 निकालने लो, तुमने कैलकुलेशन कैसे करी कि 1 डजन इथेन में 12 मॉलिक्यूल्स, तो 2 डजन में 12 इंटू 2। ऐसे यहां पर 2 मोल्स इथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए। बस इंफॉर्मेशन यहां है, सवाल यहां है, तो कई बार ब्रेन ना पढ़ नहीं पाता, इसी की हैबिट डालनी है। इसी को बुलाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आ जाओ फिर थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है मेरे भाई? थर्ड वाला पार्ट कहता है कि जो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है वो ये बनेगी कि 1 मोल इथेन में, अब हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल का रिलेशन केमिस्ट्री के एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन से आ जाएगा कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग विल हैव 6.02 into 10 to the power 23 ऑफ दैट थिंग। अब जो इथेन है वो मॉलिक्यूल से बना होता है, तो 1 मोल इथेन में इतने मॉलिक्यूल्स इथेन के होंगे। तो 2 मोल इथेन में कितना हो जाएगा इथेन का मॉलिक्यूल्स? अरे यार 1 मोल में इतना है, तो 2 में निकालने के लिए इस पूरे नंबर को, एवोगाड्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। यही हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। आया पकड़ में? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा यार, कोई और कलर लेते हैं, वाइट ले लेते हैं, क्योंकि अब आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बता दो। अच्छा इंफॉर्मेशन यहां है, सवाल यहां है कि 2 मोल इथेन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अरे तो जाहिर सी बात है, इथेन बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम को जोड़ के बनी है, और अगर इथेन बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन एटम को जोड़ के बनी है तो उसमें वाजिब है कि उसके 2 मोल में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होंगे। बट सवाल है कितने होंगे? यहीं पर यूनिटरी मेथड रोल प्ले करेगा, और यहीं से कंफ्यूजन अब आना स्टार्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा यार। देखो यहां पर अपन कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यह पता है कि अगर मेरे को मोल ऑफ मीथेन दिया है, एक मिनट देखता हूं मैं आगे पेज पे जगह है या आगे एक और सवाल है तो आगे कर लेते हैं, फिर यहां क्यों करना, गंदगी क्यों मचानी यहां पे। ठीक है चलो यहां करते हैं अपन। तो देखो हम पहले आइडिया समझेंगे, पहले केमिस्ट्री का ना आइडिया समझते हैं कि यार यहां पे होने क्या वाला है, उसके बाद क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो जाएगा। मैथ ही है छोटी सी भाई। देखो हमें केमिस्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग ये पता है कि अगर मोल ऑफ इथेन अपने को गिवन है, तो मोल ऑफ इथेन की हेल्प से एटलीस्ट अगर हमें हाइड्रोजन एटम सॉल्व करना है तो हम मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम सॉल्व कर सकते हैं। केमिस्ट्री ये तो अलाउ करेगा ना। अभी अभी हमने इसको निकालना सीखा कि यार मोल ऑफ इथेन से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि हमने कैलकुलेट भी करा कि 2 मोल इथेन में 12 मोल हाइड्रोजन एटम है। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों का दिमाग इतना लिखते ही चल गया होगा कि सवाल में अगर हमसे नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन पूछे हैं और हमें मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मिल जाए, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें हेल्प करेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने में। तो ये हमारे स्टेप्स होंगे अपनी गिवन इंफॉर्मेशन से सॉल्यूशन तक पहुंचने के, कि मोल ऑफ इथेन दिया है, उसमें केमिस्ट्री लगाकर मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालेंगे और मोल ऑफ हाइड्रोजन से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री ये अलाउ करती है कि यार हमें पता है कि अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम होते यूनिटरी मेथड, तो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते। तो अगर ये कितने भी मोल होगा उसको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। और क्या हमने निकाला है कि 2 मोल इथेन में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? तो हमने पहले निकाल लिया है कि 2 मोल इथेन में 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब हमें हाइड्रोजन एटम्स का नंबर तो पता चल गया इथेन के अंदर, तो अब इसके आगे फिर से यूनिटरी मेथड लगा दो कि भैया, हालांकि मैं सीधे भी सॉल्व कर सकता हूं, बट मैं इसीलिए इतना बेसिक स्टेप करके दिखा रहा हूं क्योंकि चाहे बच्चे ने 0 से पढ़ा हो या उसको बीच में कुछ आता हो, आना समझ में पूरा चाहिए भाई। क्योंकि यार जब सब लोगों को बराबर बराबर समझ में आएगा ना, तब तो कंपटीशन असली मजेदार होगा भाई। तब तो कंपटीशन आएगा कि हाँ भाई हर बच्चे को, जो एक एवरेज बच्चा है उसे भी सब कुछ आ रहा है, जो समझदार है उसको भी सब आ रहा है,
तब कंपटीशन भिड़ंत वाला होगा। क्योंकि यार समझदार बच्चा अगर अपने आप पढ़ के सब कुछ सीख भी जाएगा तो एक्चुअल में फिर कंपटीशन क्या रहेगा अगर एक एवरेज बच्चा सीख ही नहीं पाया, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा जो एवरेज बच्चा उसने अपने ऊपर कितना काम करा, कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग उसने बढ़िया करी है ना। तो आ जाओ, 1 मोल इथेन में मेरे भाई अपने पास एवोगाड्रो नंबर, सॉरी 1 मोल इथेन क्यों लिख रहा हूँ, 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर हमें एटम निकालने हैं। तो 1 मोल हाइड्रोजन में हमारे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। और अगर ऐसा है तो अपने पास कितने मोल्स हाइड्रोजन एटम आए हैं, 12। तो 12 मोल हाइड्रोजन में हमारे पास 12 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। ऑब्वियसली बची हुई मैथ आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई कि यार मोल कॉन्सेप्ट के कैसे भी प्रॉब्लम्स आए जो आपको कई बार चैलेंजिंग लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उसमें कहां पर केमिस्ट्री के बेसिक्स लगने वाले हैं और कैसे इन केमिस्ट्री के बेसिक्स में यूनिटरी मेथड लगाने वाले हैं, हम ये समझ नहीं पाते। तो कई बार हम मोल्स को ना बस फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो फॉर्मूले हमें ये करने में हेल्प ही नहीं कर पाते। बेसिक्स तो लगाने पड़ेंगे पहले, किन चीजों के बीच में रिलेशन है, किस तरह का केमिस्ट्री का रिलेशन है। जब यही नहीं पता चलेगा तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है हमें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए पहले बेसिक समझ लो, केमिस्ट्री के बेसिक्स कैसे काम करेंगे, यूनिटरी मेथड कैसे काम करेगा, एंड दैट्स ऑल। पूरे के पूरे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ यही सारा गेम चलता रहेगा। चले आगे बात करें। अब यार ये मेरा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है जो मोल्स थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करने में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या है क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसके आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि मेरे भाई यहाँ पर ना कुछ मैंने ऐसे सब्सटेंसेस लिए हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आ रहा है। यहाँ पर इस सब्सटेंस के मोल, इसके अंदर कार्बन के मोल, हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल्स के नंबर मैं रैंडमली आपको हर सब में एक एक बता दूंगा, और जो बाकी चीजें हैं वो आपको निकालनी होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया ये मेथनॉल है, मेथनॉल में मैंने बोल दिया पूरे मेथनॉल, ये जो मोल का टेबल है ये इस पूरे सब्सटेंस के मोल है। मान लो मैंने बोल दिया मेरे पास 5 मोल मेथनॉल है, तो अगर मेरे पास 5 मोल मेथनॉल है तो अब आपको इसमें कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन के मोल होंगे ये सब बताना है, और ऑब्वियसली वो तो रिलेशन से बता ही लोगे। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी करनी है। मिथनॉल के लिए सॉल्व करिए, फिर ये 5 ले लिया, ये 7 ले लिया, ये 9 ले लिया और ये 12 ले लिया। ठीक है, चलो 11 ले लिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट कर दे, आप आंसर फ्रैक्शन में बता सकते हो। तो आपको ये सारे नंबर दे रखे हैं, आपको इधर रिवर्स में जाना है, मतलब इसमें बाकी जो 3 कॉलम बचे हुए हैं आपको वो सारी वैल्यूज बतानी है कि अगर हमारे पास 11 मोल ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन इस सुक्रोज में, इसे सुक्रोज बोलते हैं, हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, कार्बन के मोल कितने होंगे और पूरे सब्सटेंस के मोल कितने होंगे, ये आपको यूनिटरी मेथड से फाइंड करना है केमिस्ट्री का रिलेशन बना के। ये एक्टिविटी आप खुद करो क्योंकि मैंने तो आपको काफी कुछ बता ही दिया है। अब अपने आगे एक और मुद्दे पर आते हैं कि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जितने भी कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, उसमें हमें अक्सर सब्सटेंस के मोल दिए होते थे, बट हमारे पास मोल को मेजर करने वाली कोई मशीन नहीं है। हम किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट मोल में किसी भी मशीन के ऊपर रख के मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम मास मेजर कर सकते हैं। आपने मास मेजर करने वाली मशीन बहुत जगह देखी होगी, अगर आप सब्जी मंडी गए हो वहां पे देखी होगी, अगर आप किसी परचून के किराने की दुकान पे गए हो वहां देखी होगी। तो मास मेजर करने वाली मशीन आपने अक्सर देखी है। तो हमारे पास ऐसी मशीन अवेलेबल है जो किसी सब्सटेंस का मास मेजर कर सकती है, लेकिन हमारे पास मोल मेजर करने वाली कोई मशीन नहीं है, और दोनों ही चीजें अमाउंट को आपस में कैलकुलेट करती हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल आइडिया हैं केमिस्ट्री के जिसकी हेल्प से आप किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और मोल्स को मास में, यानी अगर आपको सब्सटेंस का अमाउंट मास में पता है तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स यानी उसके कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स है वो निकाल सकते हो। एक तरह से बिल्कुल जैसे डजन में बनाने वाली बात हो गई वो कर सकते हो। और अगर आपको उसके मोल्स पता है तो आप नंबर ऑफ जो अमाउंट है वो मास में निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि मोल का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आइडिया आपके दिमाग में और जाए। यहां पर इस पिक्चर में आपके पास 5 चीजें हैं, 1 मोल वाटर, 1 मोल सल्फर, 1 मोल शुगर, 1 मोल मरकरी और 1 मोल कॉपर। नोटिस करना सबके मोल्स सेम है, बट अमाउंट के बारे में अगर बात करें तो अमाउंट काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रहा होगा आपको। ऐसा लग रहा होगा ना कि यार हमारे पास जो सल्फर है वो अमाउंट वाइज बहुत ज्यादा है, शुगर उससे थोड़ी कम, ठीक है, मरकरी, कॉपर, वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा हमें कम कम दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है तो सब चीजें 1 मोल, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये अमाउंट में बहुत ज्यादा दिख रहा है और वाटर अमाउंट में बहुत कम दिख रहा है?
ऐसा इसलिए क्योंकि नोटिस करना, मोल किसी भी सब्सटेंस का मास नहीं बताता। मोल हमें यह बताता है किसी चीज के नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, और नंबर ऑफ यूनिट से मास का सीधे इंफॉर्मेशन नहीं कनेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तुम्हें बोलूं हमारे पास मेरे भाई 1 मोल पेंसिल है, 1 मिनट, 1 मोल छोड़ो, 1 डजन, कि हमारे पास 1 डजन पेंसिल है, तो इसका मतलब हमारे पास 12 पेंसिल है। यही अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 डजन लेट्स से एलिफेंट्स हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 12 एलिफेंट्स है। दोनों की क्वांटिटी 12 है, बट क्या दोनों का मास हमारे पास सेम होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि 1 डजन एलिफेंट में 12 एलिफेंट है, तो एक एलिफेंट के मास से इनका टोटल मास निकलेगा, और 1 डजन पेंसिल में 1 पेंसिल के मास से इसका मास निकलेगा। हम ऐसा मान रहे हैं कि दोनों के 1 यूनिट के मास सेम रहेंगे। तो नोटिस करना, डजन से इनके नंबर तो सेम रिलेट हो जाएंगे, लेकिन इनके मासेस में जमीन आसमान का फर्क होगा, और इनके मासेस कितने आने वाले हैं टोटल, वो इसकी इंडिविजुअल मास के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसी तरह से भले चाहे यहां पर सबके मोल सेम है, बट हमें इनका अमाउंट अलग अलग क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां पर जो अमाउंट है इसके मास से कैलकुलेट करा गया है, और इन सबके मास जो आने वाले हैं 1 मोल के अंदर, ये इनके इंडिविजुअल मास से आने वाले हैं। और नॉर्मली रिलेशन ये होता है, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास जितना कम होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास जितना कम होता है, उसके 1 मोल के क्वांटिटी भी उतनी ही कम होती है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास, मैंने जो बात बोली वो क्या बोली है? मैंने ये बोला है कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का जितना कम आएगा, उसके 1 मोल सब्सटेंस की क्वांटिटी भी कम आएगी, या उसके 1 मोल सब्सटेंस का मास भी कम आएगा। ठीक है, तो अगर यहां पर आपको सबके मास थोड़े बहुत अंदाजे से पता चल रहे हो, तो आपको दिख रहा होगा ना, वाटर यहां पर शायद सबसे कम मास का है। ठीक है, तो वाटर अगर सबसे कम मास का है, तो भले चाहिए 1 मोल है, लेकिन इसके 1 मोल का मास सबसे कम आएगा। मरकरी, या अगर हम बात करें शुगर और सल्फर, ये अमाउंट में ज्यादा दिख रहे हैं, तो अगर ये अमाउंट में ज्यादा दिख रहे हैं, तो इनका मास अगर ज्यादा है, तो मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो नोटिस करना, सबके मोल सेम है, बट अमाउंट अलग है, क्योंकि इनमें जिन अलग अलग सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर मास कम या ज्यादा होता है। आई बात समझ में? और नोटिस करना, जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा, उसके 1 मोल के अंदर उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी आती है। ये बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। अच्छा, कैसे आता है रिलेशन अभी समझेंगे, ठीक है, बट मुझे उम्मीद है यहां पर ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अब किसी भी सब्सटेंस के मोल का मास के साथ क्या रिलेशन है, अगर उसके बारे में बात करें, तो उसके लिए पहले अपने को टर्म समझना पड़ता है। इट इज कॉल्ड मेरे बच्चे मोलर मास। और अगर आपको मोलर मास समझ में आएगा, तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा था, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा, उसके 1 मोल सब्सटेंस का मास भी उतना ही कम होगा। तो मोलर मास दरअसल में, जिसे अक्सर हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और डेफिनेशन एक बार समझ जाएंगे तो हम खुद इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है, वो उसके 1 मोल पार्टिकल्स का मास होता है। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स is called molar mass of substance. ठीक है, अब ये है क्या चीज, तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे बताओ मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा। चलो आओ निकालते हैं, फिर अपने को नहीं पता तो डेफिनेशन से ही निकल आएगा। बस थोड़ी सी हमें मैथ आती है, वो डेफिनेशन काम करेगी केमिस्ट्री के बेसिक का, उसके बाद यूनिटरी मेथड काम करेंगे, बस सिंपल सी मैथ का, और इन दोनों को इस्तेमाल करके हम मोलर मास निकाल लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, बार बार इस टॉपिक के अंदर यूनिटरी मेथड और केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। तो मोलर मास की डेफिनेशन कह रही है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल पार्टिकल का मास उसका मोलर मास है। तो यानी इसका मतलब 1 मोल पार्टिकल का हमें मास निकालना है, तो हमें कौन सी दो चीजों को रिलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल को और उसके मास को। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को मास से रिलेट करने के लिए पहले स्टैंडर्ड रिलेशन तो बनाओ मेरे भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल और मास के बीच में। तो इसे स्टैंडर्ड रिलेशन कैसे बनाए,
और ये स्टैंडर्ड रिलेशन हमने बनाना 9th क्लास से सीखा है कि हम सबको सिर्फ वाटर का फॉर्मूला देखकर ये पता है कि उसके वन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए और उसका मास के साथ रिलेशन बता दिया अपन ने कि नंबर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना होता है। टोटल अगर अपन निकालते हैं तो 18 आता है, 2 हाइड्रोजन से और 16 ऑक्सीजन से। लेकिन अगर आपने सिर्फ 18 लिखा छोड़ दिया तो एक बात समझना, ये जो मास आएगा ये एएमयू यूनिट में आता है, ठीक है। और हमें यहां पर सब कैलकुलेशन ग्राम में करनी है, तो पहले एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में इतने ग्राम मास होता है। तो अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में इतने मास ग्राम होता है तो जरा सोचो, अगर हमारे पास 1 मोल पार्टिकल्स हैं यानी 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो अगर 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स में एवोगैड्रो नंबर के बराबर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनका टोटल मास कितना आएगा? तो उनका टोटल मास निकालने के लिए अपन 1 मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। भाई देखो एक बात समझो, क्या मैं बोल रहा हूं यार, अगर 1 मॉलिक्यूल का मास 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 है, तो अगर मैं आपसे 1 डजन का मास पूछता तो आप क्या करते? इस पूरे नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करते। 2 डजन का पूछता तो 24 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ऐसे 1 मोल का पूछा है तो 1 मोल के पार्टिकल जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई ना बात? और यहीं पे हो जाती है चीजें इंटरेस्टिंग। सुनना कमाल की बात, ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दिखने में भले चाहे अलग अलग दिख रहे हैं बट ये रेसिप्रोकल होते हैं। बिल्कुल जैसे ही अगर मैं कहूं कि 5 का रेसिप्रोकल क्या है तो 0.25 का रेसिप्रोकल है। कैसे यार? 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, बट 1/5 को ये भी तो लिख सकते हो। तो दिखने में ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे कि 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है, क्योंकि हमने 1/5 को सॉल्व करके 0.2 लिखा था। तो 5 और 0.2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे ये भले चाहिए दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल लग नहीं रहे, बट ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और अगर ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो मैथ कहती है किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसल आउट होकर आंसर 1 आएगा। तो अगर ये नंबर और ये नंबर इसके रेसिप्रोकल है, जैसे आप 10th क्लास में करते ना, साइन थीटा और उसके रेसिप्रोकल कोसेक थीटा को, साइन थीटा और उसके रेसिप्रोकल कोसेक थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई करते थे तो काट कूट के आंसर क्या लिख देते थे? 1। तो अगर ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कट कूट के आंसर क्या देंगे? 1। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 18 ग्राम आ गया। ओहो क्या बात है भाई, कमाल की चीज कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का एएमयू में मास होता है 18 और 1 मोल ऑफ वाटर का मास 18 ग्राम आ रहा है। और इसी को क्या बुलाएंगे? मोलर मास ऑफ वाटर, क्योंकि 1 मोल वाटर का जो मास आएगा वही मोलर मास भी होता है। आया? आ गया पकड़ में आया? ठीक है कि यार, तो नोटिस करा आपने एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है वो सब्सटेंस के फॉर्मूले से जितना भी मॉलिक्यूलर मास एएमयू में आता है उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है। लेकिन बस न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, यूनिट अलग अलग है। ये ग्राम है, ये एएमयू है। नंबर सेम होने से इसका वैल्यू सेम नहीं हो जाता, क्योंकि एक बात समझना, 1 मीटर और 1 किलोमीटर का नंबर सेम है लेकिन दोनों की लेंथ नापने की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है भाई, बहुत डिफरेंट है। 1 मीटर 1 किलोमीटर से 1000 गुना छोटा है और 1 किलोमीटर 1 मीटर से 1000 गुना बड़ा है। तो नंबर सेम होने से काम नहीं बनता। दरअसल में यूनिट बहुत रोल प्ले करती है उस नंबर की क्वांटिटी को बताने में। तो ये 18 एएमयू और ये 18 ग्राम है, दोनों में बहुत फर्क है। और ये बहुत बड़ा नंबर है इस 18 से, एएमयू वाले 18 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बस एक मॉलिक्यूल का मास है, वाटर एक मॉलिक्यूल हमें दिखता भी नहीं है, और ये इसके एवोगैड्रो नंबर यानी 1 मोल मॉलिक्यूल के मास के बराबर आया है। तो ये बहुत हैवी है इसके कंपैरिजन में। बट हाँ, हमें क्या बात समझ में आ गई? हमें ये बात समझ में आ गई है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास आता है वो न्यूमेरिकली यानी नंबर वाइज अगर बात करें तो सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो एएमयू में मास आता है उसी के बराबर आता है। तो आपको मोलर मास निकालने के लिए बार बार इतनी जद्दोजहद नहीं करनी है। आप बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये वाला मास निकालो और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को ग्राम में मेंशन कर दो, वो उसका मोलर मास बन जाएगा। जैसे अगर मैं आपको फटाफट 1-2 क्वेश्चन करा दूं कि मान लो मैंने यहां पर एक कंपाउंड लिखा, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, मैंने कहा कि मेरे भाई यहां पर इसका ना आप मॉलिक्यूलर मास बता दो मेरे को, यानी उसके सारे एटम का मास सम करके बता दो, साथ में यहां पर आप मुझे उसका मोलर मास बता दो। अच्छा, मोलर मास ग्राम में आएगा
और मॉलिकुलर मास जो आता है ये एमयू में आएगा, या जिसे आप यू भी बोलते हो। तो जैसे मान लो मैंने कंपाउंड लिखा मीथेन, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, टोटल मास आया 16। ये 16 एमयू में आ रहा है, लेकिन ग्राम में अगर निकालना है तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये आंसर 16 ही आएगा, बट ग्राम में आ जाएगा। मान लो मैंने आपको दे दिया CO2, एक कार्बन का मास 12, दो ऑक्सीजन का मास 32, दोनों को जोड़ा तो 44, तो 44 एमयू मास मॉलिकुलर मास आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ग्राम में इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, तो नंबर यही आएगा, बस यूनिट आएगी ग्राम। यानी CO2 के 1 मोल का मास 44 ग्राम होता है। ऐसे मान लो मेरे पास H2SO4 है, तो ये दो हाइड्रोजन का मास 2, एक सल्फर का मास 32, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 4 ऑक्सीजन का मास 64, सबको जोड़ा तो आया 98 एमयू। तो अगर H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का मास एमयू में 98 एमयू है, तो इसके 1 मोल पार्टिकल का ग्राम में मास कितना आएगा, 98 ग्राम आ जाएगा। आ रही है बात पकड़ में, है ना। तो यानी अगर हमें मोलर मास समझ में आ गया है, तो अब हम किसी भी सब्सटेंस के मोल का मास के साथ बड़े आराम से रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। चले अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, चलो आ जाओ, ठीक है। तो मोल का मास के साथ अगर रिलेशन बनाना चाहें, तो किसी भी सब्सटेंस के मोल का उसके मास के साथ जो रिलेशन आता है वो इस तरह से आता है। अक्सर हमने फॉर्मुलों में ऐसे पढ़ा है, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं, तो उस सब्सटेंस का मास स्ट्रिक्टली हमें लेना पड़ेगा ग्राम में, और हम उसे डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास के साथ, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स मास और मोलर मास के डिवीजन के बराबर होते हैं, बट ये मास स्ट्रिक्टली ग्राम में होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स को N से डिनोट करा जाता है, मास को W से और मोलर मास को कैपिटल M से। तो यार इस फॉर्मूले से ना हम दो और फॉर्मूले बना सकते हैं, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर मैं मोलर मास को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसी भी सब्सटेंस का मास निकल आएगा। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा काम का फॉर्मूला होता है। बस याद रखना, इन दोनों फॉर्मूलों में जो मास होता है ये हमेशा ग्राम में होना चाहिए, और मोलर मास जो होना चाहिए वो हमेशा ग्राम पर मोल में होना चाहिए, या वो भी ग्राम में ही होगा। हालांकि मोलर मास की प्रॉपर यूनिट ग्राम पर मोल होती है, तो नॉर्मली ग्राम पर मोल में मेंशन करोगे तो N हमें नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को मास के साथ रिलेट कर सकते हैं। और ये भी फॉर्मूला यूनिटरी मेथड से ही आता है कि भैया किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स क्या नाम है, किसी भी सब्सटेंस के क्या नाम है 1 मोल का जो मास होगा, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज मास, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को ही उसका मोलर मास बोलते हैं। तो N मोल सब्सटेंस का मास कितना आएगा, तो N मोल सब्सटेंस का जो मास होगा, 1 मोल का अगर पता है तो N मोल का अगर निकालना है तो N इंटू M कर दो, और N मोल सब्सटेंस के मास को ही अगर हम लोग W बोल दें तो स्मॉल w किसके बराबर आ जाएगा, N इंटू M के बराबर हो जाएगा, जो कि यहां पर आपको फॉर्मूला दिया है। इसी फॉर्मूले में मोलर मास इधर डिवाइड में भेज दो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के मास और मोलर मास के रेशियो के बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स का मास के साथ रिलेशन। तो अगर हमने वेइंग मशीन की हेल्प से किसी भी चीज का मास मेजर कर लिया और बस हमें उसका केमिकल फॉर्मूला पता है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, केमिस्ट्री में क्या, केमिस्ट्री फिजिक्स कहीं से में भी अगर आपको कोई फॉर्मूला दिया है तो उस फॉर्मूले में जितनी चीजें आपस में रिलेटेड है ना, इनमें से आप कोई भी निकाल सकते हो और बाकी सब आपको दी जाएंगी डेफिनेटली। जैसे यहां पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो अगर मास और मोलर मास दिया है, पर नोटिस करना मोलर मास दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आपने मोलर मास अभी बस केमिकल फॉर्मुलों की हेल्प से निकाल लिया है, तो अगर आपको बस केमिकल फॉर्मूला भी पता है तो आप मोलर मास निकाल सकते हो। तो आपको कोई मोलर मास देगा नहीं किसी न्यूमेरिकल में, आपको वो खुद से ढूंढना पड़ेगा कि कंपाउंड का फॉर्मूला मेंशन है या कंपाउंड का नाम मेंशन है और फॉर्मूला हमें याद है, तो मोलर मास हम खुद निकाल सकते हैं। और किसी भी सब्सटेंस का मास अगर दिया है तो दोनों को डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और नंबर ऑफ मोल्स अगर आ गए तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप क्या नाम है नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी चीज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और ये कहानी आगे तक लगातार चलती चली जाएगी। अच्छा, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ये जो मोलर मास है ना किसी सब्सटेंस के केमिकल फॉर्मूले से आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको हो सकता है किसी कंपाउंड का नाम ही मेंशन ना हो, फॉर्मूला ही मेंशन ना हो, बट उसके मोल और मास मेंशन हो। तो नोटिस करना, अगर किसी चीज के मोल और मास मेंशन है तो आप उसका मोलर मास निकाल पाओगे। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पास दरअसल में क्या नाम है 2 ग्राम एक सब्सटेंस है
और उसके नंबर ऑफ मोल्स 1/20 ग्राम आ रहे हैं, तो बताओ उसका मोलर मास कितना होगा। अब 2 ग्राम सब्सटेंस है, W की जगह 2 रखा, मोल्स आए 1/20, अपने को निकालना उसका मोलर मास कितना होगा। तो मोलर मास इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 40, और 40 बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कुछ ऐसे हैंडफुल हमें कंपाउंड्स पता है जिनका मोलर मास होता है, जैसे एक क्लासिकल एग्जांपल NaOH। तो मोलर मास अगर निकल आया तो हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड दरअसल में NaOH रहा होगा। और मान लो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, तो फॉर्मूले को देखकर आप बता सकते हो कि NaOH जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो ये कभी भी कोई फॉर्मूला अगर आपको कभी भी केमिस्ट्री के अंदर मैं बताऊं, फिजिक्स के अंदर आपके कोई और टीचर बताएं, या कभी भी कोई फॉर्मूला बताया जाए, उसको एकदम लीनियर वे में मत सोचना कि यार हमें लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू दी होंगी, राइट हैंड साइड निकल आएगा। आप जितना और क्रिएटिव हो सकते हो कि भैया उसमें जो जो चीजें पता है या जो जो चीजें जहां से निकाली जाती हैं वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, उनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन बन सकता है। अब जितनी जल्दी ये कनेक्शन आप बैठाना सीख जाओगे, ट्रस्ट मी, यही आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अक्सर बच्चों को मैंने रोते गाते देखा है कि मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होते, वो इसलिए सॉल्व नहीं होते क्योंकि वो इस तरह से और कॉम्प्लेक्स लेवल पे चीजें नहीं सोचते, वो बहुत ही सिंपल लेवल पे सिर्फ फॉर्मुले से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे क्लास 9th में हम कर रहे थे, तो क्लास 9th में फॉर्मुला समझ में आते था तब भी नहीं कर पाते थे, और अब ये कॉन्सेप्ट हम समझ रहे नहीं चाहते, इसलिए हम अभी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते। तो इसी चीज की लर्निंग की हैबिट डालनी है, ये हैबिट पड़ गई तो डेफिनेटली आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल वगैरह मोल कॉन्सेप्ट के बना लोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिटरी मेथड लगाना है। फॉर्मुले अगर पता चल गए तो बस ये होता है, ये टाइम बचाते हैं, तो कई जगह हम इनको भी इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, बस केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से आइडिया डेवलप करना होता है। ठीक है, अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, तो चलो आ जाओ आगे क्वेश्चन एक कर लेते हैं, समझते हैं कि हमने भी जो पढ़ा है हम कर पा रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है इन्फॉर्मेशन में कि हमारे पास 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 है, जो इस तरह से रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हमें दिखाई देता है। यहाँ पर इसका नोटिस करना, मास गिवन है अपने को, और कह रहा है इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बताओ, और नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन बताओ। ये कैसे बताएं यार, केमिस्ट्री क्या कह रही है इसमें? केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर मुझे मोल ऑफ H2SO4 पता है तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। मेरा ध्यान पहले क्वेश्चन पे था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, और हमने अभी तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ी है वो ये बोलती है कि अगर मुझे मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं तो मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए मुझे मोल ऑफ H2SO4 पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर मुझे मोल ऑफ H2SO4 पता होंगे तो दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी निकाल आएंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 से भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 निकालने तो भी मुझे मोल ऑफ H2SO4 ही पता होने चाहिए। तो यानी इसका मतलब है ये हर केमिस्ट्री की फंडामेंटल बात एक ही तरफ इशारा कर रही है कि भैया अगर मुझे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो मुझे मोल ऑफ H2SO4 की जरूरत है। बस क्वेश्चन में मोल नहीं दिए हैं, उसका मास दिया है। अगर मोल पता चल जाए तो क्वेश्चन तुरंत अनराइवल हो जाएगा। तो क्या हमारे पास मास से मोल निकालने की टेक्निक अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, कि भैया किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स दरअसल में उस सब्सटेंस के ग्राम में दिए गए मास और उस सब्सटेंस के मोलर मास के रेशियो के बराबर होता है। बस ये वैल्यू रख दो, किसी भी इस सब्सटेंस का मास दिया आपको 4.9 ग्राम और मोलर मास दिया हुआ है 98, सॉल्व कर लो, डेसिमल हटाया 10 आ गया। नंबर मोस्टली ऐसे दिए जाते हैं जो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर लोगे, 1/20 मोल्स। तो हमारे पास यहाँ पर H2SO4 के 1/20 मोल आ गए, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो ये भी आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो इसके लिए यूनिटरी मेथड लगाओगे कि भैया 1 मोल H2SO4, भाई हम स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन लिखेंगे, H2SO4 का हमें वैल्यू दिया है और ऑक्सीजन का पूछा है, तो H2SO4 लेफ्ट में, ऑक्सीजन राइट में। 1 मोल H2SO4 में हमारे पास नंबर वाइज 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे, लेकिन क्या हमारे पास 1 मोल H2SO4 है? नहीं, हमारे पास तो 4.9 ग्राम H2SO4 है, जो मोल में इतना होता है। यानी जितनी चीज 4.9 ग्राम H2SO4 है, मोल में ही वही चीज इतनी होती है। तो हमारे पास क्योंकि 1 मोल की वैल्यू पता है, 1/20 मोल की निकालनी है, तो 1/20 मोल H2SO4 में कितने मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये अपने को आंसर पता है 1/5। आई बात पकड़ में मेरी जनता? ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 के बारे में अगर बात करें तो आंसर नंबर 2 कह रहा है भैया मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ। सेम काम कर दो यार, 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन एटम कितने हैं नंबर वाइज? 2। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं तो अपने पास हाइड्रोजन मोल्स ऑफ H2SO4 कितने पता है? तो नोटिस करना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं,
हमें मोल नहीं दिए थे, हमें मास दिया था, लेकिन हमें मास से मोल निकालना आता है। हमने यहां लगाई केमिस्ट्री और हमें पता चल गया इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोल ऑफ H2SO4 चाहिए, तो मैंने पहले वो निकाला और बस उसके आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने। तो 1/20 मोल H2SO4 में मेरे पास 2 × 20 मोल हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, जो कि 1/10 मोल्स हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। और अगर मुझे इसके मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मिल गए तो मोल दरअसल में बस डजन में बताया गया, डजन की तरह बताया गया एक नंबर है। इसकी एक्चुअल वैल्यू हाइड्रोजन एटम की 1/10 नहीं है, 1/10 तो मोल है, क्योंकि एक मोल में कोई चीज एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो 1/10 में टोटल एटम निकालने के लिए इस नंबर को 1/10 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने सारे हाइड्रोजन एटम होंगे, मतलब जरा सोचो, इतना नन्ना मुन्ना सा सल्फ्यूरिक एसिड है 4.9 ग्राम, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? अरबों खरबों, बिलियंस एंड बिलियंस। काउंट करने आज बैठोगे, अगर हर सेकंड 100 एटम भी काउंट करोगे तो हजारों साल लग जाएंगे उसे काउंट करने में, इतने एटम्स हैं ये, ठीक है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और किसी ने काउंट नहीं करे, हमें मैथ आती है, हमें साइंस आती है, हमें पता है यूनिवर्स मैथ और साइंस के रूल फॉलो करता है, तो हमने उन्हीं रूल से बिना काउंट करे जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे ही बना लो कि मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, भाई मोल्स अगर 1/20 है तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। और हमें मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम फर्स्ट क्वेश्चन में मिल गए, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए इस नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो मुझे उम्मीद है मोल्स के बारे में ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, इसको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रही होगी। और इसी तरह से फंडामेंटल लेवल पर जब तुम मोल समझने लगते हो तो इसके टॉपिक, इसके क्वेश्चंस बड़े आराम से बनते हैं। और थर्ड फोर्थ लेक्चर में अपन कवर करते हैं एक मोल एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी मोल और मास का रिलेशन देखा है, मोल और वॉल्यूम का रिलेशन देखेंगे, गैसेस के लिए बहुत काम का होता है। फोर्थ लेक्चर में अपन मोल एल्गोरिथम पढ़ेंगे और वो एल्गोरिथम आपको इस तरह से कनेक्शन बताने में बहुत हेल्प करती है, और एक बार वो कनेक्शन बनने बैठ गए तो न्यूमेरिकल यू सॉल्व होने लग जाते हैं। तो लगातार इनको आप कवर कर लेना अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू।